तो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स देखो आ ही गया तो पता भी नहीं चला एंड we've done 4 parts out of the 5 parts of complete coverage of international relations with regards to India China relations update. So ये अन अकेडमी की तरफ से मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक मेजर गिफ्ट है एक्चुअली बिकॉज हम लोग इतनी डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं that we are going to cover everything with relationship to international relations. When I say everything, I actually mean everything. In other words, कोई एडिटोरियल होगा हम लोग वो कवर कर लेंगे, we'll do that part also. कोई भी किसी बुक में कोई एक्सर्प्ट आएगा वो हम लोग कर लेंगे. Anything which is happening in current affairs, we'll do this part. कोई philosophy relationship to international relation, कोई भी dispute, कोई भी conflict, कोई भी confusion, we'll keep on doing apart from of course the facts and figures related to international relation. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये दुख होता है कि पता नहीं आईआर कैसे पढ़ना है. डोंट वरी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको ये दुख कभी नहीं होगा. एंड जिस तरह से मैंने पॉलिटी कवर किया है तुम सब लोगों के लिए, वैसे ही मैं आईआर भी कंप्लीट कर दूंगा. So this is India China relations update. This is the fifth part of the fifth part. In other words, this is the last part. So आज हम लोग खत्म कर देंगे इंडिया चाइना relations with relationship to your exam, ताकि हम लोग हर एस्पेक्ट को पढ़ ले. और हमने इसको इतना डिटेल में किया, मैंने 4 वीडियोस किए. All of you must watch those videos ताकि तुम इसका पूरा एडवांटेज उठा पाओ. आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अन अकेडमी के दुनिया में मुझे मेरे कोड सिड लाइव के नाम से जाना जाता है. ये मेरा रेफरल कोड है SIDLIVE. जब भी तुम अन अकेडमी के वेबसाइट पे जाओ और कोई प्लस क्लास लो या कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्बैट कोर्स का पार्ट बनो या कॉम्बैट चैलेंज का पार्ट बनो, वहां पर एक रेफरल कोड लिखा हुआ होगा, वहां पर डालिए सिड लाइव. इससे तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा and you'll become the part of Team Set Life, and I'll be very very happy to teach you. So this is a great opportunity for you because An Academy आपके लिए realistic chances increase करता है for your exam preparation. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. फॉलो दिस चैनल टू रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सीएसई. तो मुझे कुछ भी पॉलिटी में कोई नई न्यूज समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है वो रेलेवेंट है फॉर एनी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट, पार्लियामेंट का कोई लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इवेंट, कुछ भी ऐसा इवेंट आएगा या फिर नया कोर्स आ रहा होगा, कोई मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेलेवेंट लगेगा, आई विल शेयर इट विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. और अगर तुम्हारे पास इस टाइम पर कैमरा है, मोबाइल कैमरा से तुम इस कोड को स्कैन कीजिए और इस कोड को स्कैन करने के बाद तुम ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे. So great opportunity, don't miss such opportunities and I'll be very very happy to teach you. We are on An Academy, the largest online learning platform in India, और ऐसा मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग वर्ल्ड के largest online learning platform हो जाएंगे. And this we can say very very comfortably and confidently because we have the best of the best educators from all over India on one platform. Be that for polity, for governance, for international relation, either ways, for economics, history, geography, name the subject, we have the best educators. चाहे वो prelims हो, चाहे मेंस हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे फिर इंटरव्यू के लिए भी हो, अन अकेडमी आपका साथ निभाएगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है. ये ऑफर पहले खत्म हो चुका था. नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दैट ऑफर of 20% off on all UPSC CSE subscription. फिर चाहे वो आप 36 मंथ कोर्स लो, चाहे 24 मंथ कोर्स लो, चाहे 18 मंथ कोर्स लो, चाहे 12 मंथ कोर्स लो, आपको सिर्फ रेफरल कोड यूज करना है SIDLIVE सिड लाइव. आपने सिड लाइव रेफरल कोड यूज किया, आपको लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी आप सेव करेंगे. और चाहे वो आइकॉनिक कॉम्बो हो, चाहे प्लस कॉम्बो हो, यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये बात हम साबित कर चुका हूं. मैं इसको इतनी अच्छी तरह से मैं साबित कर चुका हूं कि व्हाट आई टीच इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. और मैंने ये प्रीवियस कोर्सेज, प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में ये प्रूव कर दिया है. अब ऐसा मौका जाने मत दो. सेव योर मनी and give yourself a realistic chance of cracking this exam. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. अगर तुमने 15 जुलाई onwards लिया तो तुमको यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0 भी फ्री मिलेगा अगर आपने 1 ईयर या उससे अबव की सब्सक्रिप्शन ली.
आपको सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIV और आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये CAC एश्योर प्रोग्राम अगर आपने 2 साल से ऊपर की सब्सक्रिप्शन ली और भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन हो कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आए, डोंट वरी, यू विल गेट अ फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन एंड इन अदर वर्ड्स हम आपका आखिरी दिन तक साथ निभाएंगे टिल यू क्लियर योर UPSC एग्जाम। All you have to do and remember is the code SETLIVE. So great opportunities. This is 0% EMI पर हम अगर ऐसा शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इतना ध्यान रखती है, इतना अलाइव है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द UPSC CSE एस्पिरेंट कि हो सकता है फाइनेंशियल रियलिटी की वजह से किसी के पास सही में प्रॉब्लम हो। Don't worry, you will get a loan for UPSC at 0% EMI. So we are at an academy giving you widest choice of educators, flexibility to change course, unlimited views, dedicated solving sessions, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, live mentorship and daily answer writing. बहुत सारे लोगों को बहुत शक था, बहुत उन्होंने ऐसे रूमर्स फैलाए कि ऑनलाइन कैसे रिजल्ट लाएंगे। 170 से ज्यादा टॉपर्स आए 2020 में, 178 से ज्यादा टॉपर्स आए 2021 में। We are giving you a great realistic chance of cracking this exam. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. आज का वीडियो और पार्ट 1 से जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और कहानी बहुत दूर तक चली गई और मैंने उतना डिटेल में कर लिया जहां तक तुम शायद कभी सोच भी ना पाते। यहाँ मैंने जब पार्ट 1 का वीडियो स्टार्ट किया था, तुम प्लीज ये सारा का सारा ये पूरी सीरीज देख लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुका है एंड दिस इज द 5th पार्ट ऑफ द सीरीज। हमने यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट की वो स्टार्ट की थी विद वांग यी's दिल्ली विजिट और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का विजिट टू इंडिया ट्राइंग टू रिपेयर इंडिया चाइना टाइज। लेकिन ऑथर इसमें ये बोल रहा है कि मे बी इट इज स्टिल अ लॉन्ग हॉल। इतने आसानी से ये जो हमारे साथ लद्दाख में हुआ है, ये जो गालवान वैली में हुआ है, या फॉर दैट मैटर और भी बहुत सारे तरीके से जिस तरह से चाइना इज स्पॉइलिंग द एंटायर सिचुएशन, वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होगा। वी विल हैव दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस और इस पूरे लॉन्ग प्रोसेस को मैं एक बार तुम्हारे साथ समराइज करना चाहता हूँ एंड देन वी जंप ऑन टू द प्रेजेंट डे। तो गिव मी 5 मिनट्स ऑफ योर अनडिवाइडेड अटेंशन। और अगर तुमने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लिया है तो तुम थोड़ी देर के लिए चाय पीने जा सकते हो और अगर तुम्हें रिवाइज करने का दिल करे तो तुम रिवाइज भी कर सकते हो। तो हमने ये स्टोरी स्टार्ट की थी इंडिया चाइना रिलेशंस की एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस पार्ट। इंडिया चाइना रिलेशंस हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की थी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने ये बात समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअली इंडिया और चाइना में बहुत सारी चीजें कॉमन है और हिस्टोरिकली हमारे में कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, हमारे कंट्रीज के बीच में या हमारी सिविलाइजेशंस के बीच में स्कॉलर्स ट्रैवल करते थे। वेनसांग आया, फाइन आया, हमारे यहाँ से रिलीजन बुद्धिज्म चाइना में गया। सो देयर वर मेनी मेनी टाइज। ऑल्सो अगर हम डेमोग्राफिकली ज्योग्राफिकली देखेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी कॉमन है। वी आर टू वेरी वेरी लार्ज कंट्रीज विद वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशंस। हम दोनों ही कंट्रीज ऐसी है जिनमें कलोनियलिज्म का विक्टिमाइजेशन हुआ। हम दोनों ही कंट्रीज ऐसी है जिनमें पॉवर्टी, जिनमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दोनों की बड़ी मेजर डिमांड रही कि यार ये ठीक होता रहे। और ये दोनों ही कंट्री करीब 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 राइट सिमिलर चैलेंजेस को फेस कर रहा था। लगता यह था कि दोनों में कॉमन फीचर्स है, तो कॉमन फीचर्स है तो एशियन सेंचुरी साथ में लेकर आएंगे। इन अदर वर्ड्स इट विल बी इंडिया एंड चाइना, टू जायंट एशियन जायंट्स will lead Asia into the 21st century and ये एशियन सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कन्वर्जेंस होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें डाइवर्जेंस पे चली गई, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसमें ज्यादातर क्या सारी गलतियां चाइना की थी। ऑलराइट, एंड वी कैन क्लियरली से कि इसमें इंडिया का कोई भी स्टेप मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड फेथ हमने कुछ भी कमी पेशी नहीं की। 1950s में जब एक्चुअली चाइना ने एक बहुत गलत स्टेप किया था, जो मैं सारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया
राइट, लेकिन हमने फिर भी चाइना को रिटेलिएट नहीं किया, हमने उल्टा उनको ऑफर किया पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील हमने बोला। और इनफैक्ट इस हद तक मान लिया कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, जबकि हमको मालूम था कि ये सिचुएशन गलत है। चाइना ने उस चीज को गुड फेथ ना मानकर हमारी वीकनेस मानी, उसको हमारा अच्छापन ना मानकर चाइना ने अपना एक्सपेंशनिस्ट प्लान किया। और 1962 में, यानी कि 1960s आते आते हमारे पूरे के पूरे विश्वास को तोड़ डाला। 1962 में एक साइनो इंडियन वॉर में उसने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया thousands of square kilometers of area, including Aksai Chin region in Ladakh and several thousand kilometers in Arunachal Pradesh. ये इनका एक हिस्टोरिकल बैगेज है और ये इनकी पुरानी चाल है। तो चाइना की दो तीन बड़ी पुरानी चालें हैं। एक इज व्हाट इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। तो तुम लोग को बहुत मेजर मैं सजेशन दूंगा कि प्रीवियस वीडियोस देख लो। कार्टोग्राफिक एग्रेशन के अनुसार चाइना बार बार मैप के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है विच इज कॉल्ड एज जॉनसन आर्डाग लाइन, जिसके अनुसार जो 1865 की बनी हुई लाइन, जिसके अनुसार अक्साई चिन रीजन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का पार्ट है, यानी कि इंडिया का पार्ट है। और दूसरी लाइन इज द मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। और मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो कि चाइना ने अपने लिए बनाई है, वो लाइन 1899 की लाइन है, लेकिन उसके अनुसार वो क्लेम करता है कि अक्साई चिन चाइना का पार्ट है। चाइना ने कभी भी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि, और ब्रिटेन के साथ जब ब्रिटिश इंडिया थे उनके साथ कभी कन्फ्रंट नहीं किया, एंड दे लेट दिस इशू बिकम अ बिग इशू। सिमिलरली चाइना नहीं रिकॉग्नाइज करता मैकमोहन लाइन को, और वो बोलता है कि शिमला एकॉर्ड ऑफ 1914 वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट, ये हो गया ईस्टर्न सेक्टर और ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर, दोनों ही जगह चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग आवर वर्जन, एंड इसी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। इसी चक्कर में 1962 में इसने अटैक किया। अक्टूबर 20th ऑफ 1960 को 20th ऑफ अक्टूबर 1962 को चाइना ने अटैक किया बोथ एट लद्दाख एंड नेफा। और हम लोग कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड थे क्योंकि हम लोग आइडियलिज्म में रह रहे थे। नेहरूवियन पॉलिटिक्स को आइडियलिज्म या नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ वेरी आइडियलिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि हम शायद चाइना को रीड ही नहीं कर पाए। चाइना के इंटेंशन कुछ और था और उसने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। 20 नवंबर 1962 तक जब सीजफायर हुआ, तब तक हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स चाइना इलीगली ऑक्युपाई कर गया था। इसको बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। ओके, तो तुम ये इसको भी समझा जा सकता है, ये एक्चुअली बुक का नाम है द हिमालयन ब्लंडर, लेकिन ये बहुत भारी पड़ा हम लोगों को। 1967 में उसने सिमिलर कॉन्सेप्ट ट्राई किया था इन नाथुला सेक्टर, लेकिन उस टाइम पर इंडियन आर्मी वाज प्रिपेयर्ड एंड वी रिपेल्ड दैट अटैक। 1960s also was the beginning of the so-called China-Pakistan axis, और शाक्सकाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया। ये जो कुछ भी मैं समराइज कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने कई घंटों का सीरीज बना चुका हूँ, सो प्लीज ये पार्ट 1 2 3 4 देख लेना। तो चाइना पाकिस्तान एक्सेस हो गया। चाइना को पाकिस्तान में एक नेचुरल एलाई और पाकिस्तान को चाइना में एक नेचुरल एलाई दिखता है, एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। So the entire situation was this। 1970s तक आते आते हमको ऐसा लगा कि चाइना इज नॉट इम्प्रूविंग इट्स टाइज, बट 1980s तक आते आते ओके, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी चाइना गए, वहां पर डेंग जाओपिंग से मिले और ऐसी उम्मीद जागी कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। हाउएवर इंप्रूवमेंट तो दूर की बात है और खराब हो गए, बिकॉज कारगिल वॉर में भी चाइना ने न्यूट्रल अप्रोच किया। ऑल्सो दूसरे टाइम पर जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन था
was that जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तो चाइना ने बड़े बढ़ चढ़ के हमारे खिलाफ सैंक्शंस में पार्टिसिपेट किया. By the time 2000s came और the 21st century के स्टार्टिंग हुआ, the great अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनका बड़ा विश्वास था कि नेबरहुड फर्स्ट होना चाहिए, पहले नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, उन्होंने स्टेट विजिट की, ऐसा लगने लगा that things were improving, but 2010 आते आते ये लोग फिर पलट गए और फिर से डिमांड करने लग गए अरुणाचल प्रदेश की, और फिर वही स्टेपल्ड वीजास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जब गए अरुणाचल प्रदेश, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किया, ऑपोजिशन किया. जब इंडिया ने बोला कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो हम भी टिबेटन पॉलिसी चेंज कर देंगे, तब चाइना का होश आया कि ये इंडिया कुछ अलग भाषा में बात कर रहा है. एंड देन केम द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, एंड नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नेंस को या फिर फॉरेन पॉलिसी को अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक वर्ड में, तो वो है वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्ट. और यही उनका कॉन्सेप्ट था, that we'll try and address all border disputes and go and settle this. तो ये जो मैं तुम्हें इसे क्विक में दिखा रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली आज के दिन तक की बात है. So let us now come to the present day scenario, and this will be the last part, the fifth and the last part of the India China International Relations series. और ऐसे पढ़ते हैं मेरे बच्चे यार. तो जैसे तुम पढ़ रहे थे वैसे शायद नहीं पढ़ना होता, जैसे पढ़ना होता है वैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया. So I've done this for you, और तुम्हें अब ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं. So let us come straight away to the present day. तुम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं. अब सिचुएशन इस डायग्राम से बहुत अच्छे से दिखाई देती है. ओके, सो जो हमें विश्वास नहीं हुआ और इतना ज्यादा कोई कंट्री कैसे इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मैं तुमको इस मैप से दिखाना चाहता हूं. सिचुएशन ये है कि ये कश्मीर है और ये पूरा कश्मीर हमारा है. सो दिस एंटायर कश्मीर इंडिया का कश्मीर है. ऑलराइट, एंड इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए. लेकिन कुछ ना कुछ साजिशों की वजह से, कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, या कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हमारा कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कश्मीर इलीगली ऑक्युपाइड है. जैसे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ओके, ये 1947-48, मैं नेक्स्ट सीरीज जब इंडिया पाकिस्तान सीरीज करूंगा तब उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1947-48 का द फर्स्ट कश्मीर वॉर जिसे बोला जाता है, उसकी वजह से हुआ. और वो भी एक धोखा था. वो तो जो उस टाइम पर इंडियन आर्मी को थोड़ा टाइम पहले अगर बुला लिया जाता तो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी हिम्मत ही ना होती कि ये पार्ट ले जाते. ये वो पार्ट है जो कि अक्सर चीन है, ये भी इलीगली ऑक्युपाइड है. ये जो इलीगल ऑक्युपेशन है ये 1962 वॉर की वजह से हुआ. सो वो यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर वो लोग रुक गए ऑन नवंबर 20th 1962, और इसको बोला जाता है LAC. तो ये तो हमारे एक्सेप्टेड ही नहीं. अब तुम यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देख सकते हो, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हम अग्री कर चुके हैं. ओके, ये शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 के बाद हमने अग्री कर लिया कि ठीक है जी यहां तक ही रुकेंगे. और ये वाला जो पार्ट है ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिकॉज ये तो वॉर से, फोर्स से इमर्ज किया हुआ है. यहाँ पर है शाक्सगाम वैली जो सीड अवे किया गया है, और ये वो फेमस सियाचिन ग्लेशियर है, ओके, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड. और ये जो रीजन है, इस रीजन का आज क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आज जो प्रेजेंट डे सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, और जब मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूं तो मैं कतई आज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अमंग्स द मोस्ट रीसेंट ऑफ एक्शंस. सो यहाँ पर है व्हाट इज कॉल्ड एज द गालवान वैली, जहां पर क्लैश हुआ, और विच इज नाउ कॉल्ड एज द लद्दाख स्टैंड ऑफ. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज पार्ट्स एंड गेट दिस पिक्चर. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ. गेट दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियर. अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो गया.
सो यहाँ पर इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमको कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये है आज की एलएसी। ये वो रीजन है जो कि जिनजियांग या फिर सिनकियांग रीजन ऑफ तिब्बत है, और चाइना इसको अपना रीजन मानता है, लेकिन अभी के लिए चाइनीज आर्मी वहां पे, लेकिन ये है एक्चुअली तिब्बत का पार्ट, बट ऑब्वियसली अंडर चाइना फॉर द टाइम। तो आज के डेट में मान लो ये चाइना है, और ये रीजन हमारा लद्दाख का रीजन है। नाउ यहां से एक इंपॉर्टेंट सीन ये है कि चाइना को 1962 में ना, 1962 से पहले ये रीजन भी हमारा था, मान के चलो। इसमें जो अक्साई चिन रीजन है, ये रीजन भी हमारा था। तो ये जिनजियांग रीजन का अक्साई चिन रीजन हमारा ही था, लेकिन चाइना ने इसको 1962 में इलीगली ऑक्युपाई कर लिया, वॉर कर दिया अचानक। ओहो, अचानक आ गए। तो इंडियन आर्मी चाइना को रोक क्यों नहीं पाई? इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे प्रोफेशनल, सबसे बैटल हार्डन्ड और अमंग्स्ट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड है। इंडियन आर्मी चाइना को 1962 में क्यों नहीं रोक पाई? बिकॉज हम लोग कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड थे, कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। ना हमारे पास एम्यूनेशन थी, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, और सबसे खतरनाक बात, हमारे पास रोड्स नहीं थी। हमारे जो हेवी मशीन्स थे, व्हीकल्स थे, फूड सप्लाईज चेन जो भी था, वो पहुंच ही नहीं सकते थे, और चाइना ने इसी का फायदा उठाया। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना होता है सब्जेक्ट को। सो वो इस तरह से वो एंटर कर गए, और हम लोग उनको कुछ खास रिटालिएट कर नहीं पाए। लेकिन तो प्रेजेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी ओपन अबाउट इट कि ऐसा रिपीटेशन हम होने नहीं देंगे। तो उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को बोला कि यहां से लेकर हमारे एलएसी के अंदर अंदर ही सही, लेकिन हमारे पास एक इंट्रिकेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रोड्स होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ कंटिजेंसी, भगवान ना करे किसी दिन चाइना के ऐसा पुराने दिन याद आ रहे हो, तो चाइना कभी गलती से दोबारा ऐसा मिस एडवेंचर ना करे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही कठिन काम दिया गया। इट्स अ वेरी कठिन काम, क्योंकि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, बड़ा रॉकी टेरेन है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑक्सीजन की भी कमी होती है, टेम्परेचर भी बहुत डाउन होता है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिया, और वहां पर एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ रोड्स बनाने के लिए उन्होंने वहां पर एक रोड बनाई, जिसको बोला जाता है द DSDBO रोड। तो ये DSDBO रोड है क्या? सो DSDBO रोड इज दारबुक, श्योक एंड दौलत बेग ओल्डी। ये तो मैंने नोटिस हो रहा है, यहां पर देखो, ये हो गया ले के आगे दारबुक, श्योक एंड दौलत बेग ओल्डी। तो ये दौलत बेग ओल्डी क्या है? दौलत बेग ओल्डी अब तुम्हें मैप से दिखाई देने लग गया होगा। ये लद्दाख है, ये अक्साई चिन है, और ये वो सो कॉल्ड पॉइंट है जिसको हम LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। दौलत बेग ओल्डी वहां पे है जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, यानी कि इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी अगर हमें एयर रूट से सप्लाईज प्रोवाइड करने तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये रोड यहाँ पर हम प्रोवाइड करें, और ये एक मोटरेबल रोड है, और इस मोटरेबल रोड से ये पूरा सो कॉल्ड खतरनाक टेरेन कैन बी नाउ कनेक्टेड। चाइना से देखा ही ना गया, चाइना देख ही नहीं पाया। चाइना बोले ये क्या हो गया यार, तुम लोग इतने कैसे सुधर गए? ओके, तुमने 1962 में तो कोई नहीं बनाया था, कोई रोड नहीं थी, इसलिए तो हम जीत गए थे। तो हमने चाइना को बोला कि चाइना, वो 1962 था, अब हम ये गलती दोबारा नहीं करने देंगे। ओके, तो जो हमसे गलती हो गई सो हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगा। अगर तुमने कोई ऐसा पुराना सपने याद आ गए ना, तो याद रखना कि इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी तो पहले भी थी, लेकिन पहले रोड्स नहीं थी, अब रोड्स बन गई है। चाइना से देखा ना गया, और चाइना को बड़ा टेंशन होने लगी कि यार इन्होंने रोड कैसे बना दी, राइट? और अगर तो इन्होंने रोड बना दिए, तो भाई हमारा तो जो खतरनाक इरादे हैं, हम तो एक्सपेंशन करने के मूड में हैं, हम तो इस जगह को और खराब करने के प्लान पे हैं। तो इस वजह से हम
ऑब्जेक्शन करेंगे। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन करने स्टार्ट की, स्पेशली एट द गालोवान रिवर वैली। अब ये गालोवान रिवर का क्या कॉन्सेप्ट है सर? गालोवान रिवर वो पार्ट है जहां पर जो रोड है DSDBO रोड, वो LAC के सबसे करीब आती है। सो LAC के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे करीब जो रीजन आता है, जो क्लोज आता है, वो ये गालवान वैली रिवर है, और जो वो सबसे वल्नरेबल एरिया हो गया टू द LAC। तो सिमिलरली एक और प्रॉब्लम जो इन्होंने क्रिएट कर दी है इज द पांगोंग सो लेक, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहलाते हैं। यहाँ पर भी तुम्हें ये पार्ट्स दिख रहे होंगे, हाँ ये हमको दिख रहे हैं। तो ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये रॉकी माउंटेन्स है जो कि इस लेक के अंदर चले जा रहे हैं। इन जो पार्ट्स को फिंगर्स बोला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज फिंगर्स। तो यहाँ पर भी अभी तक हमारा डिटरमाइन नहीं किया। सो हमारे जो बॉर्डर पोस्ट है वो फिंगर 3 तक थे पहले। ओके, नाउ चाइना का इरादा हमको साफ समझ में आ रहा है। क्या मतलब? चाइना ऑल द वे जहां तक हमारे बेसिस है वहां तक हमारी सिचुएशन में उनके मोटरेबल रोड्स बन गए। इंडिया क्लेम करता है फिंगर नंबर 8 तक, और अभी तक हमारा कंट्रोल फिंगर 4 तक है। चाइना का इरादा साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना ने मोटरेबल रोड बना दिए, लेकिन जैसे ही हम मोटरेबल रोड बना रहे हैं, जैसे हमारी DSDBO रोड बन रही है, चाइना का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। एंड चाइना ने, देखो ये होती है इररिस्पॉन्सिबल कंट्री, और ये होती है एक कंट्री का एब्सोल्यूट DNA। इस कंट्री ने कब इस चीज का फायदा उठाया? इस कंट्री ने, चाइना ने उसका फायदा तब उठाया जब पूरी दुनिया कोविड-19 के पैंडेमिक से सह रही थी। और जब पूरी दुनिया कोविड-19 के पैंडेमिक में, जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना की खुद की है, कोविड-19 के पैंडेमिक से पूरी दुनिया त्रस्त थी, लोगों के पास काम नहीं था, जाने जा रही थी, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी क्रैश कर रहा था, और चाइना के दिमाग में अभी भी बोला था मौके का फायदा उठाओ, और उनका एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स अभी भी चल रहे थे। सो ये जो मैं तुम्हें फिंगर्स का मैं जो बताया था, ये तुम्हें एरियल व्यू समझ में आ रहा होगा, और ये है वो पांगोंग सो लेक, राइट। नाउ चाइना ने अचानक अपने फोर्सेस को बोला, ओहो, इस टाइम पर इंडियन आर्मी, देखो होता क्या है कि विंटर्स में इन एरियाज में हमेशा एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग अपने बेसिस को पकड़ के ही बैठे, बिकॉज ये सब जीरो टेम्परेचर है। सिमिलर अगर तुम्हें लगा होगा तो कारगिल वाली कहानी थी, बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ द वेदर, उस टाइम पर यहाँ की पेट्रोल पार्टीज थोड़े टाइम के लिए सस्पेंडेड थी। चाइना ने फायदा उठाया, चाइना ने फायदा उठाया एंड हमारे बेसिस को इलीगली, हमारे एरिया को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। और जो सबसे सैड पार्ट था कि जब हमने ऑब्जेक्शन किया और जब हमारी उनसे बातचीत चल रही थी, तो कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ जो उनके सोल्जर्स थे, उनके ऊपर घात लगा के हमला किया गया और वो शहीद हुए। एंड दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर द इंडियन आर्मी, क्योंकि ये फिर से धोखा था। हम लोग हमेशा डिसिप्लिन की तरह काम करते हैं, हम लोग हमेशा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉलो करते हैं, बट दे वर प्रिपेयर्ड एंड दे यूटिलाइज ऑल द डिसेप्शंस, एंड वी लॉस्ट सेवरल इंडियन आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग द कर्नल संतोष बाबू, जिनको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया था एंड वाज अवॉर्डेड द महावीर चक्र। लेकिन थिंग्स हैव बीन रियली रियली हॉट। तो इस पूरे रीजन में, ओके, सो अगर तुमको ये दिख रहा होगा, ये पूरा रीजन अब एक हॉटस्पॉट होके रह गया, और हमने अपने जो हमारे बेसिस है उनको हमने कंसोलिडेट कर लिया है। इनफैक्ट हमने कमांडो एक्शन करके ब्लैक टॉप रीजन को ऑक्युपाई भी कर लिया है। इन अदर वर्ड्स, कुछ रीजन्स पर इंडिया इज नाउ ऑल्सो having dominating situation, but at to the last of it ब्लैक टॉप रीजन पर हम लोगों ने
इसको भी शायद वेकेट कर दिया था, ऑल इन गुड फेथ. द पॉइंट हियर इज कि चाइना कैन नॉट टेक अस लाइटली. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए, लद्दाख में गए और उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी को ये गलत फहमी है कि इंडिया विल गिव इट अवे या इंडिया विल गिव इवन 1 inch ऑफ आवर टेरिटरी, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. We have now a very motivated army with very motivated forces. In fact, 29th and 30th August of 2020 को हमने अपने कमांडोज को यूज किया था फ्रॉम द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और हमने चाइनीज मिस एडवेंचर को रोक लिया था. चाइना को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बैटल हार्डन्ड आर्मी है. They will not be able to take us. And this is why China is now having to recognize a changing India. So this is a changing India. ये वो इंडिया है जो आज भी किसी के टेरिटरी पे अटैक नहीं करेगा, बट हम अपनी सॉवरेनिटी को भी किसी हाल में इग्नोर नहीं करेंगे. हमारे सॉवरेनिटी पे किसी भी हाल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. एंड दिस इज थैंक्स टू द प्रेजेंट डेज गवर्नमेंट, political will, preparedness and the dedication of our armed forces. We are absolutely ready. So अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि वैंग यी अब आए हैं ये सोच के कि ये तो हारने वाले लोग लग ही नहीं रहे, अब तो ये डरते भी नहीं है और ये प्रिपेयर्डनेस भी इनकी बहुत अच्छी है. सो अब इनके मन में है क्या? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे मन में है क्या. राइट, सो this is a special briefing by External Affairs Ministers on meeting with the Foreign Minister of China 25th March 2022 को, जब हमारे External Affairs Minister साहब से पूछा गया कि अब हमारा ओपिनियन क्या है. Foreign Secretary Shri Harshvardhan Shringla, as well as Additional Secretary in the... I hope तुम्हें आवाज आ रही है. In an open and candid manner. We discussed our bilateral relations that have been disturbed as a result of Chinese actions since April 2020. The occasion provided an opportunity to exchange views on major international issues, including Afghanistan and Ukraine. We also took up some other important concerns in our bilateral relationship, including education, travel, and commerce. Foreign Minister Wang Yi and I have been in touch with each other over the last 2 years, even if we have not visited each other's country. We met in Moscow in September 2020 and then again in Dushanbe in July and September 2021. We have had telephonic conversations during this period, and the focus of these interactions have naturally been on the situation in our border areas. Our meeting had led to an understanding on disengagement and de-escalation. The challenge, of course, has been to implement it on the ground. We've had 15 rounds of talks between senior commanders, and progress has been achieved on several friction points from the disengagement perspective. This needs to be taken forward, since the completion of disengagement is necessary for discussions on de-escalation to take place. I would describe our current situation as work in progress, obviously at a slower pace than desirable, and my discussions with FM Wang Yi today were aimed at expediting that process. The impact of the tension in the border areas on the overall relationship has been visible in the last 2 years. This is only natural, since peace and tranquility in the border areas have been the foundation of stable and cooperative ties. Indeed, we have agreements that were designed explicitly to strengthen this foundation and prevent the kind of situation that we are seeing today. I was very honest in my discussions with Chinese Foreign Minister, especially in conveying our national sentiments on this issue. The frictions and tensions that arise from China's deployment since April 2020 cannot be reconciled with a normal relationship
between two neighbors. Foreign Minister Wang Yi spoke about China's desire for a return to normalcy, while also referring to the larger significance of our ties. I was equally forthcoming that India wants a stable and predictable relationship, but restoration of normalcy will obviously require a restoration of peace and tranquility. If we are both committed to improving our ties, then this commitment must find full expression in ongoing disengagement talks. So I hope तुमको अब ये ग्राउंड समझ ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को. This is my official position of my present government. Our present government says the following. We want to discuss bilateral relations. There are many other issues also. We can speak on them in diplomatic channels. Diplomatic channels are still maintained. However, the focus must be on border disputes. डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए. 15 राउंड्स ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं. अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, स्लो चल रहा है, लेकिन इट मस्ट बी एक्सपेक्टेड. वी ऑल्सो नोटिस दैट हमारे इस और चाइना के इस वजह से जो हमारे रिलेशनशिप खराब हुए उसका पुअर इफेक्ट आया है ऑन आवर इंटरनेशनल रिलेशन. लेट अस प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डेप्रिकेशन. राइट नाउ ये एग्जैक्टली नॉर्मल तो नहीं हो सकता. वी वांट स्टेबल रिलेशनशिप, वी वांट पीस एंड प्रेडिक्टेबल रिलेशन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट थिंग्स हैव टू बी डन टू दिस. ये सिर्फ बातों से नहीं चलेगा. वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. दिस इज माय ऑफिशियल पोजीशन. सो बियॉन्ड दिस जो आईआर पढ़ते हैं, जो अपने मन का थॉट प्रोसेस करते हैं, वो एग्जाम को नहीं सक्सेसफुल हो पाते. दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर एन एग्जाम. दिस इज हाउ यू बिकम चैंपियंस. और यही मेरा इरादा था, टू टीच यू द वे इट इज. बीजिंग वांट्स बिजनेस एज यूजुअल, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में, बट दिल्ली इज हैविंग नन ऑफ इट. तो राम माधव सर का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. इंडियाज रीबा फॉर चाइनीज ओवरचर्स ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर वांग यी's visit reflects Modi government's approach, which is based on principles and national interest. हम वो पुराने आइडियलिज्म का टाइम पे नहीं जाएंगे. The present government is very very realist. ये very very practical है और ये बहुत firm है on national security. We will not let things be so easily taken. और मोदी जी ने बोला ये हमारे प्रिंसिपल्स है. सो ये जुलाई 6 का आर्टिकल है. He said कि तुम्हें ऐसा लगता है चाइना कि हम अपने पुराने सपनों को, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देंगे? Certainly not. तो चाइना को लगा कि ओहो ये लगता हमारी बातें मान जाएंगे. We said no. In fact, Modi ji went ahead and wished Dalai Lama on his 87th birthday, and he said that this is very important कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, वो हमारे प्रिंसिपल बेस्ड है. We will not leave our friends. We will not quit on our friends. We will continue supporting them. इसका ही मतलब है हम रियलिस्ट भी है, हम तुम अदब के साथ काम करेंगे लेकिन अपने दोस्तों को छोड़ेंगे. तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आईआर पढ़ना कैसे होता है. बहुत सारे लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता आईआर पढ़ना कैसे होता है. और मैंने इस 5 पार्ट सीरीज में तुमको इंडिया चाइना रिलेशंस के सारे एंड टू एंड बता दिए. अभी भी अगर तुम्हें समझ में आना में अभी देर लग रही है कि कैसे एक्चुअली पढ़ा जाता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यू आर मिसिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. प्लीज डोंट मिस दिस. यूज माय कोड सेड लाइव SIDLIVE. बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. Don't miss these opportunities. I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.